हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संविधान सीरीज में। और अनबोर्डिंग एकेडमी पे मैं डे बाय डे लेक्चर ले रहा हूँ पॉलिटी के, ताकि आपको संविधान जो है, भारत का संविधान, वो अच्छे से समझ में आ जाए। जो इंडियन पॉलिटी है, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इंडियन पॉलिटी को पूछा नहीं जाता है। और इससे पहले के सीरीज़ में तीन लेक्चर ले चुका हूँ, ये आज जो है चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैं फंडामेंटल राइट्स में समझा चुका हूँ, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ है, सिटीजनशिप के बारे में जितने भी प्रोविजंस है वो मैं समझा चुका हूँ, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो भी मैं समझा चुका हूँ। जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी मैं समझा चुका हूँ। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको ये सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। आज के वीडियो में मैं आज के जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। इसके बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर मैं एक विस्तृत जो है डिटेल जो है वीडियो ये रहेगा, जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग उसको एड्रेस करेंगे। आइए देखते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता जाऊंगा कि कौन से आर्टिकल से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, कौन सा आर्टिकल पूछा जाता है एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं DPSP अंग्रेजी में। हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, इसमें पहली जो अनुच्छेद है 36, अनुच्छेद 36 में परिभाषा बताई गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग का हिस्सा है, संविधान के कौन से भाग का हिस्सा है? तो वो संविधान के चौथे भाग का हिस्सा है। भाग का मतलब क्या होता है? चैप्टर होता है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कौन से चैप्टर में है? संविधान के चौथे चैप्टर में है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट में फर्क क्या है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट में फर्क ये है कि जो जैसे आप बैंक में जाते हो, ठीक है, तो दो चीज़ें आपको दिखती है, एक होता है DD डिमांड ड्राफ्ट, एक होता है चेक। ठीक है, तो जैसे भारत जो फंडामेंटल राइट है ना, उसको आप DD समझ लो, डिमांड ड्राफ्ट। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में पैसा है तभी DD बनेगा। ठीक है, DD तो तभी बनता है डिमांड ड्राफ्ट जब आपके अकाउंट में पैसा है, यानी कि वो एक सर्टेन है, बिल्कुल निश्चित है फंडामेंटल राइट। किसी भी स्थिति परिस्थिति में ये चीज आपसे लिया नहीं जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? चेक होता है। ये डिमांड ड्राफ्ट और चेक में जो फर्क है वही फंडामेंटल राइट और DPSP में फर्क है। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 रुपए है, लेकिन चेक आप 5 लाख का भी दे सकते हो, और देने वाले को कह देना कि भैया जब मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तब ये चेक आप कैश करवा लेना। ठीक है, ये फर्क है। तो जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो है आपका चेक है इस कंडीशन में कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन आपने चेक फाड़ के दे दिया है। दे कौन रहा है? ये दे रहा है आपका जो है स्टेट। जैसे क्या है? ये स्टेट की गारंटी पे डिपेंड करता है। स्टेट की गारंटी पे डिपेंड करता है कि स्टेट जो है, आपका जो राज्य है, वो इस तरीके की सुविधाएं आपको देने के लिए बाध्य है। लेकिन बाध्य इन शर्तों पे बाध्य है कि जब वो सक्षम होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो मजबूत हो जाएगा, तो ये सारी सुविधाएं आम जनता को वो देगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि जो नीतियां बनेगी राज्य की, उसका सिद्धांत क्या होना चाहिए, जो पॉलिसीज हैं उसका क्या सिद्धांत होना चाहिए। इस चैप्टर में इस चीजों पे चर्चा होती है। अनुच्छेद अलग अलग आइए हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 37 में क्या है? इस भाग में नीति सिद्धांतों का अनुप्रयोग। ठीक है, अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया है? लोगों के कल्याण के बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए राज्य, एक समस्या सुनिश्चित करने के लिए राज्य इस तरीके की नीतियां बनाएगा। पूरा लाइन नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा कट गया है PPT में। क्या है कि अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है कि समाज, जो राज्य है, जो आपका स्टेट है, जो यानी कि आपकी सरकार है, यानी कानून व्यवस्था जो चल रही है, उसको लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? राज्य पे है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अपनाए जाने वाले नीतियों के कुछ सिद्धांत, इसके बारे में कि राज्य जो है क्या क्या नीतियां अपनाएगा, कौन कौन से सिद्धांत फॉलो करेगा। 39A इसको बाद में जोड़ा गया है, सामान, न्याय और निशुल्क कानून
सहायता, यानी कि जो जैसे कि गरीब लोग हैं, जो लोग जो है लीगल एडवाइस नहीं पा पाते हैं क्योंकि वकीलों की पैसा बड़ा फीस जो है बड़ा महंगा होता है, तो संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का भी प्रावधान है, वो प्रोवाइड करेगा। जैसे कि कोई गरीब आदमी है, उसको वकील नहीं पा रहा है, तो एक लीगल एडवाइजरी जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को कानूनी सहायता दे, ऐसे लोगों को जो सक्षम नहीं है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन, कि जो ग्राम है, जो गांव है, वहां पे पंचायतें बनाई जाएं। एक्चुअली क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ था 73 और 74, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73 जो है 92 में पास हुआ था, 1992 में, और इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बना दिया गया था आर्टिकल 243 के अंडर में, और 2 शेड्यूल में जोड़े गए थे, शेड्यूल 13, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। लेकिन जब संविधान बना था, आप ध्यान दीजिए, जब संविधान बना था उस वक्त ग्राम पंचायतों का संगठन नहीं हुआ था। उस वक्त हमारे समाज में ग्राम पंचायतें नहीं बनी हुई थी। तो उस समय जो है अनुच्छेद 40 में बोला गया था कि जब सही समय आएगा तो आप ग्राम पंचायतों का संगठन करेंगे। कौन करेगा? राज्य करेगा। तो राज्य ने जब सही समय आया तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73 पास किया, जिसके अंदर में थ्री स्ट्रक्चर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मान्यता मिली। कौन कौन से? जो जिला स्तर है उसके ऊपर जिला पंचायत है, और ब्लॉक स्तर है उसके ऊपर ग्राम जो है पंचायत समितियां हैं, और उसके नीचे में ग्राम पंचायत है। ठीक है, 3 स्तर, 3 लेवल जो है पंचायतों का संगठन बनाया गया। लेकिन उस समय जब संविधान बना था तो इस तरीके की व्यवस्था थी नहीं, इसलिए इसको यहाँ पे शामिल कर दिया गया था। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? काम करने का, शिक्षा का और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार, यानी कि आपका काम करने का अधिकार है। काम करने का अधिकार जो बाद में आया एक्ट, कौन सा एक्ट आया? मनरेगा। लेकिन जब मनरेगा कब आया? मनरेगा आया सन 2005 में। संविधान कब लिखा गया? 1950 की बात हो रही है ये। तो 1950 में बात हो गई कि लोगों के पास काम करने का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई आदमी बेरोजगार है तो सरकार के पास जाए कि भैया हमको काम दो, ये आपका अधिकार है। काम करने का, शिक्षा का भी अधिकार। अगर कोई आदमी को, कोई बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो उसको सरकारी शिक्षा, स्टेट ये नहीं कह सकता है, मोदी जी ये नहीं कह सकते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि हम शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हवाला देके कह सकते हैं कि अनुच्छेद 41 में आपका अधिकार है, आप हमको दीजिए ये चीज। शिक्षा का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, और कुछ और सार्वजनिक सहायता का अधिकार की भी बात हो रही है। लेकिन क्या है, ये अधिकार ऐसे हैं कि आप दबाव नहीं बना सकते हैं सरकार के ऊपर। आप दबाव मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं इस बेस के ऊपर कि आपको काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन जब बाद में मनरेगा आ गया तो मनरेगा ने आपको एक कानूनी गारंटी दे दी। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो वही वाली कहानी है जो मैं शुरुआत में बता रहा था कि आपको चेक दे दिया और अकाउंट में 5 रुपया है, लेकिन चेक काट दिया 5 लाख रुपए का। ये कह दिया भैया जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो इस चेक को आप कैश कर लीजिएगा। हैंग हो गया क्या? थोड़ा जो है टेक्नोलॉजी अगर साथ ना दे तो हमारा जो है वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाए। चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 42 में क्या बात हुई है? काम की उचित मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान। मातृत्व राहत की बात कौन सी है? मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी जो है छुट्टी मिलती है जब कोई महिला है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको सरकारी तरफ से छुट्टी मिलती है कि ये जो है आपको अधिकार है कि आप घर पर रहिए और आपको सैलरी मिलती रहेगी। या जो अगर आप फैक्ट्री में काम वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे काम करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए फैक्ट्री में टेम्परेचर बहुत हाई है काम करने का, और जो है फैक्ट्री कर्मी क्या है वहाँ पे पंखा कूलर की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, अमानवीय स्थिति में काम नहीं कराया जा सकता है। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग कहीं काम कर रहे हैं तो वो मानवीय स्थिति में, ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन में वो
लोग काम करें। मानवीय परिस्थितियों को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? स्टेट की है। ऐसा नहीं है कि स्टेट कह सकता है कि भैया हमसे क्या मतलब है, तुम जाओ फैक्ट्री में मरो खटो, हमसे कोई मतलब नहीं है। श्रमिकों के लिए जीवन यापन मजदूरी आदि, जीवन यापन मजदूरी आदि यानी कि क्या मतलब है कि कोई आदमी मजबूर ना करे कि आप जो है एक, जैसे क्या होता है हर स्टेट में एक बेसिक अमाउंट तय होता है, उससे कम पे आप किसी इंसान को हायर नहीं कर सकते। अगर हायर करते हैं तो उसका वो आपके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फोर्स्ड लेबर के उसमें जो है सेक्शंस में मुकदमा आप पे चलाया जा सकता है। तो क्या है, श्रमिकों के लिए जीवन व्यापन मजदूरी, यानी कि आप किसी आदमी को अगर हायर कर रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस चीज को सुनिश्चित करे कि उस आदमी को इतनी मजदूरी मिले कि वो एक सम्मानित जीवन व्यापन कर सके। ये किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 ए में है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसको बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। 42वें संविधान संशोधन से 43 ए को जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि जैसे क्या उस टाइम पे सोशलिज्म का बहुत ज्यादा, समाजवाद का बहुत ज्यादा बोलबाला चल रहा था, प्रमोशन हो रहा था। तो उद्योगों का जो प्रबंधन है, यानी कि जो फैक्ट्री का प्रबंधन हो रहा है या इंडस्ट्रीज जो चल रही हैं, उसमें सिर्फ फैक्ट्री मालिक ही उनके प्रबंधन में ना जो है काम करे, उनमें जो लेबर क्लास है वो भी उसके प्रबंधन में अपना सपोर्ट दे, अपना एक कॉपरेशन दे। इसको भी सरकारी और कानूनी तौर के ऊपर अनुमति मिलनी चाहिए, और जिसका सुनिश्चित करने का जो जिम्मेदारी बनती है वो किसकी बनती है? राज्य की जिम्मेदारी बनती है। राज्य जो बार बार मैं कह रहा हूं, राज्य से ये मत समझिए आप कि राज्य सरकारों की मैं बात कर रहा हूं। राज्य का जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में बताया गया है कि जो भी सरकारी संस्थान हैं या जो ऐसे संस्थान है जो राजकीय सहायता पा रहे हैं वो सारे राज्य के डेफिनेशन में आते हैं। तो 43B क्या कहता है? राज्य सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव्स के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर वो लोग कामकाज करें, उनका जो नियंत्रण है वो लोकतांत्रिक हो और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। इसकी जिम्मेदारी यानी कि कोऑपरेटिव्स को एस्टैब्लिश करना, कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी जो संगठन है उनको स्थापित करना, उनको लोकतांत्रिक तरीके से चलाना और उनके अंदर एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जो है गठन करके उसका संचालन करना, ये जिम्मेदारी भी सरकार की है अनुच्छेद 43B के अंतर्गत। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, जिसको आप अक्सर नेशनल डिबेट्स में देखते रहते होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को पूछता है एग्जाम क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि यूसीसी समान नागरिक संहिता जो है कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बताया गया है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, पहले क्या था? 6 वर्ष का मामला नहीं था, पहले ये था कि प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही थी। लेकिन जब आर्टिकल 21, जैसे मैं कल पढ़ा रहा था, तो 21 के साथ राइट टू लाइफ जो है उसके साथ 21A है। जब 21A को जोड़ दिया गया और सभी बच्चों की जो है एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया, तो वो प्राइमरी को कंपलसरी किया गया। जो फंडामेंटल राइट में डाला गया वो प्राइमरी एजुकेशन को डाला गया। जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, प्री प्राइमरी 6 वर्ष से कम बच्चे, क्योंकि 6 वर्ष से ज्यादा वाले तो कहां कवर हो गए? आर्टिकल 21A में। और 21 जो ये आर्टिकल 45 है, इसमें 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान भी करना। जो किड्स का जो सेक्शन होता है या जो किड्स के लेवल के ऊपर जो शिक्षा दी जाती है उसकी भी जिम्मेवारी का जो है संचालन और सत्यापन और जो है उनका प्रबंधन करना क्या है? किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। यानी कि जो SC ST समाज है उनके हितों को, जो कमजोर वर्ग हैं उनके हितों को शैक्षिक और आर्थिक रूप से उनको बढ़ावा देना भी किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 46 में बताया गया। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषण के स्तर यानी कि न्यूट्रिशन। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीवन व्यापन करते जाइए, आप एक स्वस्थ जीवन को व्यापन कीजिए, आप जिसमें पोषण हो, जिसमें सब कुछ सेहतमंद भी रहे चीजें।
पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। यानी कि राज्य का जो है जिम्मा है, कि सरकार का जिम्मा है कि सभी लोग स्वस्थ जीवन जिए। भाई कोरोना की मेडिसिन अगर सरकार ने दे दिया तो हम पे कोई एहसान नहीं किया है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि हमारे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करें। हमारे स्वास्थ्य के सुधार को करना किसका जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। हमारे जीवन को पौष्टिक पोषण के स्तर में हमारे जीवन का जो पोषण का स्तर है उसको बढ़ाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर किसी समाज में मालनूरिशमेंट बहुत ज़्यादा है, शंटेड चाइल्ड हैं, जो कुपोषण का शिकार हैं, तो ये एक कमजोरी है, ये एक विफलता है। किसकी है? राज्य की विफलता है। आप जाके बात को कह सकते हैं कि भाई अनुच्छेद 47 में संविधान तो कहता है कि राज्य जो है ऐसे क्षेत्र में काम करे कि जहाँ पे बच्चों के पोषण का विकास, पोषण में वृद्धि हो और एक पौष्टिक और स्वस्थ जीवन जीने की उनका अधिकार को सुनिश्चित करे। कौन सुनिश्चित करे? राज्य सरकार सुनिश्चित करे। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 47 में बताया गया है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी कि जो कृषि है और पशुपालन है उसको बढ़ावा देना भी सरकार की जिम्मेवारी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 48 में ए में आता है पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा भी करना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण आ गया है, सरकार का भैया हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को सुरक्षित करे। पर्यावरण की सुरक्षा में जंगलों का जो है कटाव को रोकना, पशु पक्षी जो जंगली जानवर हैं उनको एक सुरक्षित और एक प्राकृतिक वातावरण को सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। सुधार, सुरक्षा एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवन की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी सरकार की होती है। ये जो अनुच्छेद है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें जंगलों और पर्यावरण की सुरक्षा की बात की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा, जैसे कि राष्ट्रीय जो स्मारकें हैं, जैसे कि कौन कौन से स्मारकें हैं? दिल्ली की तमाम स्मारकें हो गई, जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, और जो है और भी बहुत ढेर सारी ऐसे स्मारक हैं जो राज्य स्तर की, जैसे इंडिया गेट है, ठीक है। तो ये कौन सी स्मारक हैं? ये राष्ट्र के महत्व के स्मारक हैं। इनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी भी सरकार की अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यानी कि एग्जीक्यूशन को लेजिस्लेचर से सेपरेट करना। क्या मामला है? देखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका को मैं बता दूं, न्यायपालिका का मतलब होता है जुडिशरी और कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एसडीएम है आपके क्षेत्र का या आपके क्षेत्र का डीएम है, उसके पास दो तरीके के पावर होते हैं जो मजिस्ट्रेट के तौर के ऊपर जब वो काम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो न्यायिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और जब वो किसी कानून का अनुपालन करवाते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या लॉ एंड ऑर्डर के मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव वाला काम करते हैं। तो ठीक है, लेकिन सरकार क्या कहती है? हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल है? वो है सेपरेशन ऑफ पावर। ये जो प्रिंसिपल है हमारा वो है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर किसके बीच में? जो पावर का वर्गीकरण है सरकार के तीनों भुजाओं के बीच में। सरकार की तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो सरकार ये कहती है कि तीनों भुजाएं में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो ओवरलैप कर जाता है, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में मैंने बता दिया था कि जो मंत्री हैं वो एग्जीक्यूशन में काम करते हैं, लेकिन वही मंत्री संसद के सदस्य भी हैं, तो वही कानून भी बना रहे हैं। शिक्षा मंत्री ही कानून भी बना रहे हैं जब वो एमपी हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन वही जब अपने सेक्रेटरीट सचिवालय में बैठ जाते हैं तो उसी कानून का अनुपालन करने लगते हैं। तो जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है, लेकिन जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके के कानून की बात होती है कि कहीं भी जो डीएम है, एसडीएम है, या इन लोगों जो है एग्जीक्यूशन का जो हिस्सा है वो न्यायपालिका का हिस्सा नहीं बने या होना नहीं चाहिए। तो सन 74 में 1974 में एक अध्यादेश पास हुआ था
कानून बनाया गया था और उसमें जो है जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूशन का जो काम करते हैं, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का, लॉ एंड ऑर्डर के इन्फोर्समेंट का काम करते हैं, उनसे न्यायपालिका वाले सारे काम ले लिए गए थे या हटा दिया गया था। अनुच्छेद 51, इसके बारे में भी खूब चर्चा होती है और एग्जाम में खूब बहुत फेवरेट एक ये आर्टिकल है जो है एग्जाम में एग्जामिनर का पूछने का, वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इस बारे में कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, यानी सरकार की एक जिम्मेदारी है। अब इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। जैसे कि इससे पहले हम लोग पूरा जो है डीपीएसपी देख चुके हैं, तो मौलिक कर्तव्य देख के ये वाला सेक्शन हमारा पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य 11 की संख्या में है। कितने मौलिक कर्तव्य टोटल हैं? 11 है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितना जो है कर्तव्यों को बताया था? 12 कर्तव्यों को उन्होंने अपने रिपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था। मूल कर्तव्य का कहानी ये है कि मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये मौलिक कर्तव्य जो हैं, ये मूल प्रति में संविधान के नहीं थे, संविधान का हिस्सा नहीं थे। इनको बाद में शामिल किया गया है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 51A आर्टिकल के नाम से इनको जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया, भारत के संविधान का हिस्सा बना दिया गया। 51A भाग 4, जिसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, आइए एक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। ठीक है, थोड़ा जैसे क्या, अच्छा इसको आप पढ़ लीजिए तो फिर मैं इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करता हूँ। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य होना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं। उन महान आदर्शों के संयोजन और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। ये भी तो थोड़ा सा वेग सा है, इसमें थोड़ा मतलब कि कन्फर्मिटी नहीं है कि क्या है कि क्या काम करना। अब कहा जाए भाई कि तुम सामने वाले का सम्मान करो। अब सामने वाले के सम्मान में आदमी शांति से बैठा भी रह सकता है, सामने वाले के सम्मान में आदमी जो है पैर भी छू सकता है, सामने वाले के सम्मान में आदमी हाथ भी जोड़ सकता है, लेकिन क्लियर नहीं है कि सम्मान कैसे करना है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। अब रक्षा करना संविधान में तो बोल दिया गया कि आपका कर्तव्य है कि संविधान की रक्षा कीजिए, लेकिन कैसे करें? क्या पावर है मेरे पास? क्या मैं गोली चला सकता हूं संविधान की रक्षा के लिए? इसका क्लियरेंस नहीं है कि अगर मान लीजिए कि मेरे हाथ में जो है कोई बंदूक आ जाए और संविधान की रक्षा करने के लिए क्या मैं किसी एक इंसान पे गोली चला सकता हूँ? नहीं क्लियर है ये। ठीक है, लेकिन क्या है, लिख दिया गया है। देश की रक्षा के लिए भारत के सभी लोगों के बीच सद्भावना और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। अब सद्भावना कैसे बढ़ाया जाए? सद्भावना बढ़ाना भी एक वेग टर्म है, एक क्लियर टर्म नहीं है भाई। सद्भावना बढ़ाने के लिए हो सकता है कि मैं जाओ मार्केट में लड्डू बांटने लगूं कि भाई सद्भावना बढ़ जाए, लोगों को पकड़ पकड़ के गले मिला जाए। कैसे सद्भावना बढ़ाया जाए? या तो किसी संविधान के अनुसार ही मैं चलने लगूं तो उससे क्या सद्भावना बढ़ जाएगी? क्लियरिटी नहीं है चीज़ों में। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षण करना। संस्कृति की विरासत को समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, ये भी थोड़ा मतलब कि संस्कृति पहली बात है क्या, ये भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि संस्कृति किन किन चीज़ों को माना गया है, कहा गया है, इसमें भी कंफ्यूजन है। बहरहाल प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना, ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये 7वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना ये कौन से नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है, या ये कौन से आर्टिकल का या कौन से संविधान के किस चैप्टर का किस भाग का हिस्सा है। वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों या वार्ड जैसे कि मामला हो की शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इसमें क्या है, जैसे टोटल 10 थी, बाद में एक जोड़ दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन से जो 1 से 10 था, वो ये जो 1 से 10 था वो 42वें से था डाला गया था संविधान में, और 86वां संविधान संशोधन के अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। संविधान में किसी भी मौलिक कर्तव्य को सीधे लागू करने की कोई प्रावधान नहीं है। ये एक समझिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है संविधान का कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया
तो क्या मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी? क्या मैंने संस्कृति की रक्षा नहीं की तो क्या पुलिस मेरे ऊपर आईपीसी के मामलों में धारा दर्ज कर देगी, मुकदमा दर्ज कर देगी? क्लियरिटी नहीं है किस तरीके से चीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ना ही उनके उल्लेखन को रोकने के लिए किसी मंजूरी का प्रावधान है। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म है फंडामेंटल ड्यूटीज का कि ये संविधान में लिख दी गई हैं। ये उसी जैसे क्या है, डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल पे एक मेजपोश पड़ा हुआ है, मेजपोश पड़ा है तब भी आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाएंगे, मेजपोश नहीं पड़ा हुआ है तब भी आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाएंगे। तो ये इस तरीके का काम है कि है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई दुख की बात नहीं थी। ये था हमारा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो है मूल कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य हैं, इसके ऊपर ये कंप्लीट लेक्चर था। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मेन चीज यार देखो यही सब रहता है कि 86वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया था, क्या 42वें संविधान संशोधन से कौन सा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया है। इस तरीके के छोटे छोटे सवाल ही एग्जाम में आते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस वीडियो को एक बार रिपीट भी कर लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके नए वीडियो में, इसके अगले वाले वीडियो में मैं संविधान के संशोधन कैसे किया जा सकता है सब उसके बारे में मैं विश्लेषण चर्चा करूंगा और बताऊंगा आपको कि संविधान को बदला कैसे जा सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको प्लीज शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो। अदरवाइज भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।